हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड आज हमें एग्जांपल नंबर 1.4 से स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक जरूरी जानकारी है आप लोगों के लिए कि अगर आपको मेरे फ्री नोट्स, असाइनमेंट्स एंड क्विजेस चाहिए तो आप मुझे मेरे गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोड डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फिजिक्स वाला चैनल पर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 1.4। तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। तो यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ की बात करिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि पॉइंट मासेस के लिए होता है। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। ठीक है, और ये क्या है, ये सेपरेशन है बिटवीन चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की। ये क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो एफ जी जो होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, ग्रेविटेशनल फोर्स भी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये पॉइंट मासेस के लिए है और ये पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स बताने के लिए है। ए, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता थी बट यहाँ पे हमें रिकॉल कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है जो हमें सॉल्व करना है उसमें उसे पढ़ते हैं हम। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, और कैसे कंपेयर करना है, इनके मैग्नीट्यूड के रेशियो को डिटरमाइन करके। ठीक है, चलिए। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ठीक है, पहला केस, और दूसरा केस क्या है, फॉर प्रोटॉन्स, यानी दो प्रोटॉन्स के लिए। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। चलिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, बट फिलहाल हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। और इन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज और पॉइंट मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला केस कंपेयर करने के लिए जो हमें कंसीडर करना है वो है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मानते हुए हमें उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालनी है, और उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। क्यों सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्जेस हमें पता होते हैं और दोनों के मास हमें पता होते हैं। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आप लेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी सेम लेना पड़ेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी सेम लेना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। और बस यही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसको इजीली कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि सेम होता है -19। तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, इसको आर स्क्वायर ही रखिए। ठीक है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो होता है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, so here the value of g is 6.67 into 10 की पावर -11 ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो। और मास m1 m2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम्स। देखिए यहाँ पे गिवन भी है हमें। ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा मास है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, 31। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, 31 अपॉन में आर स्क्वायर को हमें फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे ही इसे रख सकते हैं।
अब इनको कंपेयर कैसे करें? तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है, कितना ज्यादा है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए या तो हम डिफरेंस निकालते हैं या फिर रेशियो निकालते हैं। ठीक है, पर ये जो वैल्यूज आएंगी वो बहुत ही ज्यादा, इनमें वास्ट डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस का कोई खास मीनिंग बनता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो एफ ई अपॉन में एफ जी, और साथ ही साथ हमारे पास आर स्क्वायर जो है, आर की वैल्यू या तो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी 1 मीटर या कुछ इस तरह से, और अदरवाइज अगर हम एक जनरलाइज केस माने तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर करने के लिए इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वैल्यू निकल के आती है ना, ये आ रही है 2.4 इंटू 10⁻⁻39। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Fe इज 2.4 इंटू 10⁻39 Fg, मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 10⁻39 के मल्टीपल जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ये इतना गुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर आप रिकॉल करें तो हमने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में 4 फोर्सेस पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो हमने उसमें देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो अराउंड 10⁻20 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल की मदद से देख भी लिया है। ठीक है, ये 10⁻39 आ रहा है। एनीवेज, हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट जो हमें परफॉर्म करना है वो करना है फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो सेम चीज हमें करनी है, 2 प्रोटॉन्स के लिए करनी है, तो बस मास प्रोटॉन का आ जाएगा और चार्ज प्रोटॉन का आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻36 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 10⁻36 के ऑर्डर का है, जो कि हमने वहां पर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारा बी पार्ट जो है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालिए ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी और प्रोटॉन की भी एक्सेलरेशन निकालिए ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब आपसी अट्रैक्शन की वजह से, देखिए जैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम उन दोनों को छोड़ देंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन है वहां पर कि एक दूसरे को और दूसरा पहले को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। भागेंगे तो उनकी स्पीड जो होगी बेसिकली इंक्रीज करेगी, क्योंकि फोर्स लग रही है। जब भी फोर्स लगती है तो क्वांटिटी, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेंगे, दोनों की एक्सेलरेशन निकालनी है और उसी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से निकालनी है व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रम अपार्ट। ठीक है ना, इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उस केस में हमें दोनों के बीच की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि F इजिकल्स टू होता है ma। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोटॉन की एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन, तो ये केस 1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा फोर्स जिसकी वजह से जो फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही है म्यूचुअल अट्रैक्शन की, और वो फोर्स कितनी है, के मास के चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पे चार्ज ऑन प्रोटॉन आएगा ना, तो यहाँ पे क्यू पी और क्यू इलेक्ट्रॉन अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू में दे रखी है 1 एंगस्ट्रम, और यहाँ पे क्या है, हम किसकी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों के ऊपर फोर्स तो सेम ही लग रही है ना, क्यू पी क्यू ई अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के ऊपर सेम इतनी ही फोर्स लग रही है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगी ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें निकल जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और इस फॉर्मूले से निकल जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब
हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि जब दोनों पे बराबर फोर्स लग रही है तो दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होनी चाहिए, तो हम दोनों को अलग अलग क्यों निकालेंगे? तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। देखिए, जब भी दो पॉइंट चार्जेस दिए होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है r और ये चार्जेस हैं q1 q2, तो इनके बीच के फोर्स तो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर ये हो जाएगी फोर्स। और ये फोर्स किसके ऊपर लगती है? क्या ये कंबाइंड फोर्स है? नहीं, ये फोर्स जो होती है वो इंडिविजुअल फोर्स होती है और दोनों चार्जेस पे इतनी ही फोर्स लगती है। इनमें से कोई भी चार्ज कितना भी छोटा और दूसरा कितना भी बड़ा हो, इट डजंट मैटर, दोनों के ऊपर इतनी ही फोर्स लगती है, विच इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन या म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इतनी ही लगेगी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में भारी फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा, ये कितना है 10 की पावर -27, ये 10 की पावर -31, यानी 10,000 के ऑर्डर का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक्सेलरेशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। और वो किस वजह से आएगा? वो इस वजह से आएगा, लेफ्ट पार्ट तो हमारा है सेम। ठीक है, ये चीज हमें दोनों तरफ कैलकुलेट करनी है, ये सेम आ जाती। अगर ये पार्ट भी सेम होता लेकिन ये सेम नहीं है तो इस वजह से एक्सेलरेशन पे फर्क आएगा। ठीक है, मास क्योंकि डिनोमिनेटर में आना है, तो जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मच मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमने पहले ही आइडिया लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन फाइंड आउट की गई है। एक केस में एक्सेलरेशन इतनी आ रही है, एक में इतनी आ रही है। ये कौन सा केस होगा? देख के ही बता सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाला केस होगा। ठीक है ना, ये देखिए, अब ये केस जो है इसमें ज्यादा, इसमें कम एक्सेलरेशन है, तो ये प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का केस होगा। ठीक है, तो सेम फोर्स को हमें बस उसके मास से डिवाइड कर देना है, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि दोनों का सेम होता। अगर दोनों पार्टिकल सेम होते, सपोज कीजिए यही चीज बोला होता म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से निकालिए दो प्रोटॉन्स के बीच में, तो दोनों के बीच, दोनों की जो एक्सेलरेशन आती वो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता? बिल्कुल सेम आता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाते हैं उस केस में? सेम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए। ठीक है, अच्छा ये जो है ये सिंपल हमें फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है फर्स्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंडक्टर और इंसुलेटर की। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अगर एक स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, एक स्फीयर है जो कि है न्यूट्रल, और सेम साइज सेम डायमेंशन के ये दोनों स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो जब आप इनको टच करेंगे तो होता क्या है कि चार्ज जो होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टच करने के बाद, और दोनों में हाफ हाफ चार्ज आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये एग्जांपल जो है 1.5 बेस्ड है। देखते हैं इसको। अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड। ठीक है, ये एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, इसको नायलॉन थ्रेड से हमने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, such that the distance between their center is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक लाइन छूट गई हमारी। another charged metallic sphere B is held by an insulating handle is brought close to A such that distance between their center is 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमने एक और चार्ज स्फीयर लिया है B, और इनके बीच में क्या है, इसको भी इंसुलेटिंग हैंडल से हमने पकड़ रखा है। हमने ये देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि इंसुलेटर से क्यों पकड़ते हैं इसको, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। ठीक है, दोनों यहाँ पे डायग्राम में शो भी कर रखे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस रिपल्शन को नोट किया गया फॉर एग्जाम्पल बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग। चलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं पार्ट को, इट विल ओनली वेस्ट आवर टाइम। स्फीयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ए और बी को हमने दो अलग स्फीयर से हमने टच किया है, सी और डी, एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, नीचे यहाँ पर हमें शो भी किया गया सी और डी से टच करते हुए। एंड देन रिमूव्ड, बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए टू अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टच करने के बाद दोनों को क्या किया गया? क्लोज लाया गया है, और डिस्टेंस को कितना कर दिया गया? 5 सेंटीमीटर कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज देखिए कि सी और डी पहले से क्या थे? अनचार्ज थे, यानी ये दोनों क्या थे? पहले से
न्यूट्रल थे। ओके, स्फीयर A and C and B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between the center. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जितना इनका डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसके साइज को हमें नेग्लेक्ट करना है। दैट इज वी कैन एज्यूम ऑल ऑफ देम एज पॉइंट चार्जेस। दैट मीन्स कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक चार्ज है, पार्टिकल है ए सॉरी, और एक चार्ज पार्टिकल है बी। इनको ऊपर जो चार्ज है ना, इसको हम कुछ मान लेते हैं Q1 और Q2, क्योंकि चार्ज तो हमें दिया हुआ नहीं है। ये दोनों को हमने 10 सेंटीमीटर दूर रखा और इनके बीच का जो रिपल्शन है उसको नोट किया गया। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन फोर्स है उसको कैलकुलेट किया गया एंड फाइंड आउट किया गया, और वो कितनी निकल के आती है उसको हम मान लेते हैं F1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दो अनचार्ज सेम साइज के स्फीयर्स हैं सी एंड डी, जिनको इनसे टच किया गया। ऐसा करने पे ए और बी के बीच, ए और बी पर कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1/2, Q1/2, यहाँ पे Q2/2 एंड Q2/2। और उसके बाद फोर्स नहीं मेजर की गई है, उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस भी कम किया गया है। कितना, R कितना हो गया है, R2 कितना हो गया, R1/2 हो गया। तो पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस जो है वो हमारा हाफ हो गया है। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए का रिपल्शन निकालना है कूलम्स लॉ की मदद से। ठीक है ना, ओके, लेट्स फाइंड आउट। तो बहुत ही सिंपल है ये। पहले केस में जो है रिपल्शन उसको हमने बोल दिया F1, और ये जो सेकंड केस है इसमें हम बोल देते हैं F2 रिपल्शन। तो F2 जब हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, और F1 जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था। तो F1 जो कैलकुलेट हमने किया था वो था K Q1 Q2 अपॉन में R1 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा K Q1/2 Q2/2, क्योंकि दोनों को अनचार्ज फिर से टच किया गया है जिसकी वजह से दोनों के चार्ज हाफ हो गए हैं। और यहाँ पे R2 का स्क्वायर, और R2 हम क्या हम जानते हैं कि R2 किसके बराबर है, R1/2 का के बराबर है। तो ये हो गया R1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, और ये हो जाएगा अपॉन में 4। सिमिलरली ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, और अपॉन 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R1 स्क्वायर, विच इज सेम एज F1। ठीक है, दैट मीन्स F2 इज F1 ओनली। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पहले की फोर्स और बाद की फोर्स सेम रही। क्यों, क्योंकि चार्जेस को कम किया गया तो डिस्टेंस को भी तो कम किया गया ना। जब डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स बढ़ जाती है, जब चार्ज कम करते हैं तो फोर्स घट जाती है। और इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लिया है कुछ यहाँ पर। ऐसा हर बार हर वक्त नहीं होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एफ डैश जो है वो एफ के बराबर आ गया, सेम इसी तरह से कैलकुलेट किया गया। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो थोड़ा सा बेस इसका पहले तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बेस इसका बना देते हैं, फिर हम इसको रीड करेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ऐसा क्या जरूरी है कि हमारे पास हमेशा दो ही पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आंसर है नो। क्यों है, क्योंकि अगर हम एक एटम की भी बात करें तो उसके न्यूक्लियस में मल्टीपल प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की बात करें तो उनके बीच में जो, या आयंस की अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या लिक्विड में, तो या किसी इन जनरल किसी केस में भी, अगर हमने जब ग्लास रॉड और सिल्क वाला जो एग्जांपल लिया था उस पर्टिकुलर केस की भी हम बात करें, तो भी हम
उस तरह के, अगर सपोज कीजिए हमने 2 ग्लास रॉड लिए और उनको रब किया है सिल्क से, तो हमारे पास टोटल 3 बॉडीज हो जाती है, 2 ग्लास रॉड और एक सिल्क का जो टुकड़ा था वो। तो हमारे पास कभी भी मल्टीपल बॉडीज तो हो ही सकती हैं, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि मल्टीपल चार्ज बॉडीज के बीच में कितनी फोर्स है, या किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर उस समय में कितनी फोर्स लगेगी जब उसके आसपास और भी बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम कैसे निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स, वो हमें स्टडी करना है इस टॉपिक में, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मोर देन 2 चार्जेस। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं सिर्फ 3 चार्जेस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसके लिए 3 चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं। अब ये तीनों चार्जेस एक दूसरे तीसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा किस पे कौन कैसी फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। लेकिन सपोज कीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर निकालनी है फोर्स, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं Q2, ठीक है। अगर हम Q2 पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो Q2 पे फोर्स लगाएगा कौन? Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा क्योंकि वो दूसरा चार्ज पार्टिकल है, और Q3 फोर्स लगाएगा क्योंकि तीसरा चार्ज पार्टिकल है। इसके अलावा कोई और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्या? नहीं, और कोई है ही नहीं चार्ज पार्टिकल यहाँ पे। साथ ही साथ अगर Q2 की बात करें तो वो अपने ऊपर फोर्स लगाएगा क्या? नहीं, वो भी अपने चार्ज की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस लगने वाली है, एक Q1 की वजह से और एक Q3 की वजह से, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि F21 और F23। तो हमें कैलकुलेट क्या करनी थी, फोर्स किस पे, 2 पर। तो उसको मैं लिख देता हूँ F2। F2 मुझे कैलकुलेट करना था, और उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा F21 और F23। चलिए ये दोनों भी अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो उसके बाद टोटल फोर्स कैसे निकालूंगा मैं ये F2? तो अगर हम यहाँ पर अपनी कॉमन सेंस लगाएं तो हम बिल्कुल सिंपली हम इस चीज को देख सकते हैं या बता सकते हैं कि फोर्स जो होती है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर कितनी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उन सब का अगर हम वेक्टर सम ले लें तो उस पॉइंट पर टोटल हमें नेट फोर्स हमें मिल जाएगी, ठीक है। हमारी कॉमन सेंस भी यही कहती है। लेकिन इसको हम ऐसे ना बोल करके हम बोलते हैं कि ये जो फंडा है बेसिकली ये फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है, तो बाकी सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स है उनका वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा सेम चीज ही हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब Q2 पर फोर्स Q3 की वजह से कैसे होगी, देखो ये जो है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। अब या तो अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी। अब जब हम अपना केस बनाते हैं या हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम कौन सा केस लेंगे, रिपल्शन का केस लेंगे, जैसे हमने पहले बात की थी, ठीक है। यानी हम सभी चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज मानेंगे बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही एक फोर्स जो लगेगी वो Q1 की वजह से लगेगी इसके ऊपर। अच्छा, अब क्योंकि रिपल्शन का केस हमने माना है, सभी को पॉजिटिव चार्ज माना है, तो एक फोर्स ऐसे जा रही है, एक फोर्स ऐसे जा रही है। इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, K Q2 Q1 अपॉन में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर ये वाली फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता है तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, या फिर आ, आ, हम रिजोल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेट फोर्स F2 कितनी होगी। यही हमें यहाँ पर करना है इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये तो था पर्टिकुलरली 3 चार्जेस जब हम ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास n चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। तो n चार्जेस होंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो हमारे पास क्या है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ऐसे एक चार्ज है Qn, ठीक है ना। अप टू Qn ये चार्जेस है, ठीक है। Q1 के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो Q2 की वजह से लगेगी। कहां पर लगेगी वो हम ऐसा करके निकाल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। ऐसे ही एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, पर आप समझ सकते हैं।
ये Q3 की वजह से ये फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो F12 ये हो गया है हमारे पास, F13 ये हो गया है। अब इन फोर्सेस का वेक्टर सम करने के लिए आपको इनका वेक्टर एक्सप्रेशन निकालना है। अब इसका वेक्टर एक्सप्रेशन आप लिखोगे कैसे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, कौन सा आर, वन और टू के बीच का, तो यहाँ पे आर वन टू लिख दिया, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, आर वन टू कैप, ठीक है। और बिल्कुल सेम वही चीज है यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर का पहले यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर वन थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे आर वन थ्री कैप, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये बोल्ड किया हुआ है इसलिए ये वेक्टर ही है, ठीक है, यहाँ पर एरो की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं n की वजह से चाहूँ या किसी भी और दूसरे चार्ज की वजह से चाहूंगा तो वो कितना आ जाएगा, के क्यू वन क्यू एन, अगर n की वजह से चाहिए, अपॉन में आर वन एन का स्क्वायर आर वन एन कैप, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी फोर्सेज हमारे पास निकल के आ जाएंगी, और उन सबका वेक्टर सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी वेक्टर फॉर्म्स को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म्स को डायरेक्टली ऐड करके कैसे हम दिखाते हैं, वो हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं, के की जगह पे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, एक ही बात है, आप के लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 कैप, और ऐसे ऐसे करके जब सभी को आप लिख करके ऐड करेंगे तो उसमें से K कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Qn, और इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा, इसमें से Q1 भी कॉमन आ सकता है, तो हमने एक नेक्स्ट स्टेप में Q1 को भी कॉमन ले लिया। ये जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, ठीक है। और ये क्या है, 2 3 4 ऐसे करके n तक जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, q जो है ऊपर वो जा रहा है 2 से लेकर के n तक, ऐसे ही r जो है वो 1 से 1 के बाद, यहाँ पर अगर हम बात करें 1 तो होगा नहीं, ये या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तो ये भी क्या जा रहा है 2 से लेकर के n तक। इसी तरह से यहाँ पर ये जो कैप वाला टर्म है, इसमें भी यहाँ पर ये जा रहा है 2 से लेकर के n तक, तो हम क्या लिखते हैं इसको, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं क्यू आई। तो फिर यहाँ पे भी आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि सारी टर्म क्या है 2 से लेकर n तक जा रही है, तो हमने उसको डिनोट कर लिया है एक वेरिएबल से i से, और यहाँ पर सिग्मा लगा दिया है i इज इक्वल टू 2 से n तक, ठीक है। तो ये हमें सिग्मा क्या बता रहा है, सिग्मा बताता है समेशन को, तो i की जगह एक बार रखेंगे 2, जो भी क्वांटिटी आएगी फिर उसमें प्लस करेंगे, एक बार रखने के बाद 3, तो 3 रखने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो 2 में ऐड करेंगे, फिर ऐसे करके चलता रहेगा, कहाँ तक, n तक चलता रहेगा। इसके अलावा कॉमन क्या है, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कॉमन आ गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू हम 1 हमारा कॉमन आ गया और ये एक्सप्रेशन हो गया, तो हमारा डिजायर्ड फोर्स क्या हो गई F1 पे, वो ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, यही चीज यहाँ पे डिराइव की गई है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आप एक बार समझ जाते हैं, नहीं समझेंगे तो बहुत टफ लगेगा ये, ठीक है। इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो हम उसको हम रिकलेक्ट कर लेंगे। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, ठीक है, हम जानते हैं कि दो चार्जेस की वजह से जो फोर्स होती है कूलम्स लॉ से मिल जाती है हमें। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज वेयर देयर आर नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब मल्टीपल चार्जेस होंगे, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेस, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, और प्रिसाइजली हम इसको बोल सकते हैं स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। तो वैक्यूम में हमने इनको कंसीडर किया, इसीलिए हमने k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ठीक है। तो ये जो है ये छोटी छोटी डिटेल्स है, ठीक है। अगर आप इनको मेंशन करते हैं तो जो टीचर है उसको पढ़ने के बाद लगेगा कि डेफिनेटली आपको बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप हर चीज को मेंशन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, इन सभी चार्ज की वजह से Q1 पे क्या फोर्स है वो हम कैसे निकालेंगे। तो कूलम्स लॉ इज नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ से इसको आंसर नहीं किया जा सकता, कूलम्स लॉ भी चाहिए होगा, लेकिन सिर्फ कूलम लॉ की मदद से इसको नहीं आंसर किया जा सकता। रिकॉल दैट द फोर्सेस ऑफ mechanical origin act according to the parallelogram law of vector addition, the same is true for the force of, is the same true for
फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, मैकेनिक्स स्टडी किया था 11th क्लास में, तो मल्टीपल फोर्सेस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम स्टडी करते थे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते थे, तो जो भी मल्टीपल फोर्सेस होती थी उनका हम वेक्टर सम ले लेते थे सभी फोर्स का। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से उसको ऐड कर लेते थे या फिर रिजॉल्व करके उसको ऐड कर लेते थे और उससे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते थे। अब ये लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है ये बात कि क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, इट इज वेरीफाइड दैट, क्या एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी हमने मल्टीपल चार्जेस लेकर के देखे हैं, पॉइंट चार्जेस हमने लेकर के देखे हैं, तो it is verified that the force on the charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। ठीक है, तो सेम चीज जो हमने यहाँ पर अभी हिंदी में एक्सप्लेन की थी वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, क्या कि एक के ऊपर जो फोर्स है वो दूसरे सभी चार्जेस की वजह से किसके बराबर होगी, उन सभी फोर्सेस को लेकर के इंडिविजुअली आप उन सभी का वेक्टर सम कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द इंडिविजुअल forces are unaffected due to the presence of other charges। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो 2 भी 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, 3 भी 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसे n पार्टिकल 1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो 2 1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस का। मतलब 2 और 1 के बीच की फोर्स अफेक्ट नहीं होगी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उसकी वजह से Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, that is not going to be changed and that is why we are able to take the vector sum। और इसीलिए हम इसको नाम लेते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है ना, हम बोलते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही हो रहा है। ठीक है, टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। यहाँ पे 3 चार्जेस का पहले सिस्टम लेकर के सेम चीज बताई गई है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी F12 और F13 कैलकुलेट किया गया है। अब अगर नेट फोर्स निकालनी है तो वो किसके बराबर होगा, 12 और 13 का वेक्टर सम। सुपरपोजिशन की मदद से हमने ये निकाल लिया। ऐसे अगर n चार्जेस के लिए आप निकालना चाहते हैं तो ये 12, 13, 14, 15, 1n तक जाएगा और ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब इस वेक्टर सम को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसे इट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेम चीज को हम रिजॉल्व करने के कॉन्सेप्ट से भी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपका काम ये है कि आप इस पे बेस्ड हैं एग्जांपल 1.6 और 1.7। अगर आपने 11th में अच्छे से स्टडी किया है, अगर आपको वेक्टर्स की नॉलेज अच्छी है और अगर आपने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करने में। आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।